सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना पर उनकी पार्टी ने एक्शन लेते हुए जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसआईटी की टीम कर रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि जांच पूरी होने तक प्रज्वल निष्कासित रहेंगे और हम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी एक्शन का स्वागत करते हैं। इस बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कर्नाटक के डीजीपी को इस मामले में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कर्नाटक बाल अधिकार आयोग ने भी इस मामले को लेकर एसआईटी प्रमुख से पत्र लिखकर पूछा है कि क्या कोई नाबालिग पीड़िता भी इसमें है। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है और क्यों कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की हाथ पे हाथ धर के बैठी रही? क्या आपसी तालमेल था? क्या मजबूरियां थी? तो कांग्रेस को बताना है भाई। इसका उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, कैसे विदेश जाने दिया, क्यों कदम नहीं उठाए। इससे पता चलता है कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में जांच तेज हो गई और दिल्ली पुलिस अब इस मामले में लगातार एक्शन में। मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। तेलंगाना में पहले ही 5 नेताओं को नोटिस दिया जा चुका है। एडिटेड वीडियो मामले में कई राज्यों के लोग भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने यूपी, झारखंड, राजस्थान समेत 7 से 8 राज्यों में 16 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीएम रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के 5 और लोगों को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। सभी को अपने साथ में अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप लाने के लिए कहा गया है, उसकी भी जांच होगी। वहीं फेक वीडियो को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए इसे हार की हताशा से उठाया गया कदम करार दिया है। गृह मंत्रालय ने भी इस पर कदम उठाते हुए नागरिकों से डीप फेक वीडियोस के बारे में रिपोर्ट करने की अपील की है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। अमेठी सीट से बीजेपी और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनावी मैदान में है। लेकिन अब जबकि नामांकन की अंतिम तिथि में महज 3 दिन बाकी हैं और पार्टी में चुप्पी है, तो तरह तरह की अटकलें लगने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं लड़ेंगी और वो पार्टी के लिए केवल चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 3 मई तक चलेगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक घोषणा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है और इस मामले को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के वोटर टर्न आउट का आंकड़ा जारी कर दिया और आयोग ने मंगलवार को बताया कि पहले चरण में मतदान में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। दूसरे चरण के मतदान के पहले जारी किए गए आंकड़े और जो आंकड़े अब जारी किए गए हैं उनमें लगभग 6% का फर्क। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। साथ ही 4 दिन की देरी पर भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है। 2 चरण के फाइनल वोटिंग टर्नआउट का डेटा, इसको लेकर कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और आंकड़ों की घोषणा करने और इसमें इतनी देरी को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल भी पूछे गए।
मतदान के आंकड़ों में उछाल से राजनीति में बवाल मच गया। कुछ लोग चुनाव के बाद से चुनाव याचिका और जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की प्लानिंग कर चुके हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए कुछ सूत्र ये बताते हैं कि 26 अप्रैल की शाम जब ये आंकड़े आए तब भी मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई थी, लोग थे और मतदान समाप्त होने की समय सीमा के साथ ही मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद कर दिए गए। कानून के मुताबिक उस समय तक जो मतदाता मतदान केंद्र में दाखिल हो गए उनको मतदान करने का अवसर मिला था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग की तारीख बदल दी गई है। अब यहां पर तीसरे की जगह छठे चरण में वोटिंग होनी है। पहले यहां पर 7 मई को वोटिंग होनी थी। दरअसल बीजेपी, डीपीएपी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि 7 मई को वोटिंग टाल दी जाए और इसके पीछे की वजह हालिया बर्फबारी और भूस्खलन को बताया गया था। दरअसल बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से अनंतनाग और राजौरी को जोड़ने वाला मुगल रोड ब्लॉक हो गया। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह चिंता थी कि चुनाव प्रचार भी नहीं हो पा रहा है, वोट प्रतिशत भी यहां पर कम हो सकता है। गर्मी के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि स्कूली बच्चे गर्मी से बेहद परेशान होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए कई तरह के संसाधन होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में संसाधन सीमित हैं और छात्र छात्राओं को वो सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक सरकारी अध्यापक ने सरकारी स्कूल में बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए और स्विमिंग पूल जैसी सुविधा का बच्चों को एहसास कराने के लिए स्कूल की कक्षा को स्विमिंग पूल बना दिया। और फिर क्या, स्कूली बच्चों ने कक्षा के अंदर बने इस बनावटी स्विमिंग पूल का भरपूर आनंद लिया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक सरकारी स्कूल की है, जहां पर जब छात्र छात्राओं को गर्मी सताने लगी तो फिर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने स्कूल की कक्षा में पानी भरकर उसको स्विमिंग पूल जैसा बना दिया और बच्चों ने इसका लुत्फ उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या जाएंगे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन करेंगी। यहां से हनुमानगढ़ी के लिए वो रवाना होंगे और इसके बाद शाम 5 बजे हनुमान लला की आरती में भी शामिल होंगे और इसके बाद शाम को सरयू पूजन और आरती भी करेंगे। यहां पर राम जन्मभूमि पहुंचकर शाम को लगभग 7 बजे रामलला के दर्शन करके आरती में शिरकत करेंगे। शाम 7:15 पर कुबेर टीला के दर्शन करने के बाद से वो दिल्ली के लिए वापस लौटेंगे।